जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 जून 2021 है, सोमवार का दिन है। दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो, मुझे समय नहीं मिल रहा डेली न्यूज़ एनालिसिस करने का, लेकिन वीक में मैं कोशिश करता हूँ एक दिन दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस किया जाए आपके साथ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि दैनिक जागरण आखिर कैसे पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण को राष्ट्रीय संस्करण कैसे पढ़ा जाए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी या वनडे एग्जाम के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। और इसके लिए ऑलरेडी हमने कई वीडियो बनाया है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज फिर हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ वीकली जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल होता है उसको एक जगह समअप करके मैं एनालिसिस करता हूँ। आज शाम में या कल मैं अपलोड कर दूंगा पिछले वीक का जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को एक बार आप लोग देखें। पहली बार वायुसेना एयरबेस पे ड्रोन से हमला। जम्मू के जो एयरबेस है वहाँ पे ड्रोन से हमला हुआ है। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत के पास ऑलरेडी अपना ड्रोन सिस्टम है। भारत का जो रडार सिस्टम में आखिर वो ड्रोन कैप्चर क्यों नहीं किया गया? क्या ये आतंकवादी जो हमला है ये पाकिस्तान ने किया है, या जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठन के द्वारा ये ड्रोन हमला किया गया? एक क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ड्रोन है भारत के रडार सिस्टम में क्यों नहीं आया, और भारत का जो अपना ड्रोन सिस्टम है जो निगरानी करता है ऑलरेडी, आखिर उन्होंने इसे कैप्चर क्यों नहीं किया? तो कई सारे क्वेश्चन उठते हैं इसको लेकर के। जांच कर रही एजेंसी, और जांच करने के बाद देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन इसको इस रूप में देख सकते हैं एक बार। अफवाहों से बचें, अफवाहों से रहें सावधान, बेहिचक लगाएं वैक्सीन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी आह्वान किया, मैंने भी वैक्सीन लगा लिया है। आप लोग भी, जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगाएं जाकर के लगाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई फीवर वगैरह नहीं आता है। तो वैक्सीन जिसने भी अभी तक नहीं लगाया जाकर के लगाएं। तो एक बार इसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक इशू है, कश्मीर में 2 लड़कियों के मतांतरण पे सिख समुदाय भड़का। हालांकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बातें मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने में, कि दुनिया में 2 कम्युनिटी है, शायद 2 धर्म ऐसा है जो सबसे अधिक अपने आप को प्रसारित किया है। आप सोचो, ईसाई धर्म सबसे पहले नंबर पर आता है। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म की शुरुआत जो हुई है ईसा मसीह के जन्म से ही हुई है, जो अभी 2021 चल रहा है, यानी 2021 वर्ष पहले ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है। और मुस्लिम धर्म सेकेंड नंबर पे आता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो अपने धर्म का प्रचार किया, दूसरे धर्मों को कन्वर्ट किया अपने धर्म में, वो ईसाई धर्म है। और ईसाई धर्म लगभग 112 देशों में भी फैला हुआ। और सेकेंड नंबर पे आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को लगभग 1400 वर्ष हुआ है। लगभग 50 से 60 देशों के बीच में इस्लाम धर्म फैला। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों से काफ़ी पुराना है अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म। और इसी के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो अभी जो इजराइल कम्युनिटी का जो विवाद चल रहा था, इजराइल के जो धर्म है, वहाँ के जो कम्युनिटी का धर्म है यहूदी धर्म, यहूदी धर्म भी काफ़ी पुराना है, लगभग 4000 वर्ष पुराना यहूदी धर्म है। और इससे भी अधिक पुराना है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। लेकिन ये 2 धर्म जो है इतना अपने आप को प्रसारित नहीं किया, अपने आप को प्रसारित नहीं किया, प्रचार नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म ने काफ़ी अपने आप को डेवलप किया है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ इस रूप में इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो भारत में ईसाई धर्म की जो शुरुआत हुई थी 1813 के एक्ट के माध्यम से, मिशनरी को, जो ईसाई मिशनरी है यूरोप की या ब्रिटेन की, उसको भारत में आमंत्रित करने का मौका दिया। और सबसे पहले ईसाई मिशनरी जो था वो आदिवासी समुदाय या ट्राइबल समुदाय को लक्षित करते हुए उसे उन्होंने अपने धर्म में कन्वर्ट किया, उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया। बहरहाल ये मेरे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव के लिए मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया। देखो, इसको लेकर के भारत में कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है, कोई कह सकते हो एग्जैक्ट लॉ इसको लेकर के नहीं है कि मतांतरण अगर करेगा कोई समुदाय तो उसको लेकर के कोई एक्शन लिया जाए, इस तरह का कोई लॉ अभी तक नहीं बना। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है फर्स्ट पेज पे, वो यह है, भारत में ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया इस्तीफा। देखो, नए आईटी नियम यहाँ पे दिया हुआ, न्यू आईटी नियम 2021 में आया।
फरवरी 2021 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से मैं वीडियो चाह रहा था बनाने के लिए, मैं बना नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ, इसको हो सके तो नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिकली लॉ आया है ये 3 चीज़ों में इम्प्रूव करने की बात करता है। पहला तो ये जो इम्प्रूवमेंट की बात करता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के रेगुलेशन की बात करता है। तो सोशल मीडिया जो भी है, चाहे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, अन्य चीज़ें हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, तो उसको रेगुलेट करने की बात करता है। दूसरा जो है ये डिजिटल मीडिया जो है उसको इम्प्रूव करने की बात करता है, उसको रेगुलेट करने की बात करता है। मसलन ललन टॉप टीवी हो गया या कई सारे आपने देखा होगा डिजिटल मीडिया आज के समय में आ गया है, तो उसको रेगुलेट करना। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये रेगुलेट करने की बात करता है वो करता है OTT प्लेटफॉर्म। बहुत सारे मूवी आप देखते होंगे, सोनी लिव वगैरह पे मूवी आ गया, हॉटस्टार पे मूवी आ गया, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ये लाया गया। इसका पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। 25 फरवरी को इसे लाया गया है। अब देखते हैं सबसे पहले जो है ये सोशल मीडिया को किस तरह से रेगुलेट करेगा। सोशल मीडिया में ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब वगैरह आ गया। तो सबसे पहला इसका जो प्रोविज़न किया गया इसमें कि शिकायत निवारण तंत्र की अनिवार्यता किया गया। यानी अगर आपको भारत में ट्विटर चलाना है, भारत में फेसबुक चलाना है, तो एक शिकायत निवारण तंत्र आप स्थापित कीजिए। शिकायतों के निस्तारण हेतु एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए, यानी शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए, और इस अधिकारी के नाम व संपर्क का विवरण साझा करना होगा। शिकायत अधिकारी भेजी जाने वाली शिकायतों का 24 घंटा में प्राप्त करेगा और 15 दिन के भीतर इसका समाधान करेगा। तो बेसिकली इसका मकसद ये था, और इस जो न्यूज़ है ये न्यूज़ भी कंसल्ट इसी से है कि भारत की सीमा में, भारत में अगर ट्विटर को चलाना है तो भारत में ट्विटर को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना होगा जो भारत में ही रहना चाहिए। साथ ही साथ वो जो शिकायत है वो कोई भी शिकायत है, मान लो किसी भी तरह का कोई शिकायत मिल रहा तो उसके 24 घंटा के अंदर उस तक पहुंच हो जानी चाहिए उसकी, और 15 दिन के अंदर उस पर कोई न कोई एक्शन वो शिकायत निवारण अधिकारी लेगा। इसी को लेकर के शिकायत निवारण तंत्र को ही लेकर ट्विटर का अधिक विवाद है जो भारत सरकार के साथ दिख रहा है। अब देखो, ऑनलाइन उपयोगकर्ता की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना, कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे हटाना होगा या उस तक पहुंच को निष्क्रिय करना होगा यदि मामला संगीन अपराध जैसे बलात्कार वगैरह का है। मान लेते हैं कोई वीडियो, इस तरह का वीडियो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी ने डाल दिया, बलात्कार का वीडियो हो गया या अन्य चीज़ों का वीडियो हो गया, तो ऐसे संगीन जो अपराध होगा उसको 24 घंटे के भीतर या तो आपको अपने प्लेटफॉर्म से हटा लेना होगा या उसमें निष्क्रिय कर देना होगा, यानी लोगों को वो दिखना नहीं चाहिए। प्रमुख सोशल मीडिया द्वारा अतिरिक्त जांच पड़ताल का पालन, यानी जो प्रमुख सोशल मीडिया कंपनी है उसमें अतिरिक्त जांच पड़ताल का उसको पालन करना होगा। नियुक्ति, एक नए नियम के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क अधिकारी, एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है तथा इसकी नियुक्ति किए जाने वाले सभी व्यक्ति भारत के ही होना चाहिए और भारत में वो निवास करना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुपालन रिपोर्ट, एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण होना चाहिए और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए तथा हटाई गई सामग्री का विवरण होना चाहिए। यानी प्रत्येक महीना में एक जो है एक रिपोर्ट आप प्रकाशित कीजिए। उस रिपोर्ट में आप दिखाइए कि कितना शिकायत आपको मिला इस महीना में, कितने शिकायत का आपने एक्शन लिया है, उस शिकायत के आधार पे कितने आप जो है पोस्ट को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाएं। तो ये सारा का सारा विवरण जो है आप लोगों के समक्ष रखिए या सरकार के समक्ष रखिए। फर्स्ट सेंडर की पहचान सुनिश्चित करना, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो दंगा होता है, तो दंगा अगर होता है व्हाट्सएप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह फैलता है। सरकार का कहना है कि ठीक है, अगर दंगा वगैरह होता है ऐसे कंडीशन में जो पहला सेंडर है जिसने मैसेज क्रिएट किया होगा, अगर मान लो आपके पास कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है तो उस फॉरवर्ड मैसेज को किसी ने किसी तो बनाया होगा, कोई ना कोई तो उसको बनाया होगा। तो जिसने भी उसको बनाया, जो उसका पहला सेंडर है, उसकी पहचान सुनिश्चित किया जाए। यानी हमको उसका जानकारी आप दीजिए। अगर दंगा वगैरह भड़का है किसी सोशल मीडिया के किसी पोस्ट के कारण, तो जो पहला सेंडर है उसकी पहचान करके उसकी जानकारी हमको आप दीजिए।
गैर कानूनी सामग्री को हटाना, यानी अदालत के बाद अगर अदालत का कोई निर्णय होगा या कोई गैर कानूनी सामग्री होगा तो उसको आपको अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म है उससे आपको हटाना होगा। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए इतना प्रोविज़न किया गया। ओके, सेकेंड प्रोविज़न किया गया OTT प्लेटफॉर्म के लिए। कई सारे हमारे देश में OTT प्लेटफॉर्म हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, जैसे सोनी लिव एप्लीकेशन हो गया, या कई अन्य सारे एप्लीकेशन हैं जिस पे आप OTT के माध्यम से मूवी देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कई सारे मूवीज़ जो है OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है, तो इसको लेकर के भी रेगुलेशन यहाँ पे दिया गया। पहला रेगुलेशन दिया गया है कि सामग्री का स्व वर्गीकरण, यानी आप खुद अपने आधार पे वर्गीकरण कीजिए कि आखिर ये सामग्री जो है, ये जो मूवी आप बनाए, ये जो फिल्म आप बनाए, वो किस कैटेगरी में है। 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी है यूनिवर्सल, यानी सभी लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा है 7+ UA 7+, तीसरा है UA 13+, चौथा है UA 16+, और पाँचवा है वयस्क सामग्री। तो इस आधार में इसको आप खुद से वर्गीकरण कीजिए। जैसे मान लो कोई मूवी आता है तो सेंसर बोर्ड के पास जाता है मूवी, और ये पांचों कैटेगरी सेंसर बोर्ड के पास होता है, और सेंसर बोर्ड उस मूवी को इस पांचों कैटेगरी में डिवाइड करती है, और उसके बाद जो है ये सिनेमा हॉल में लगता है। लेकिन यहाँ पे सिनेमा हॉल में कोई मूवी लग नहीं रहा है, यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म पे मूवी आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये कैटेगरी में खुद आप अपने आप को वर्गीकृत कीजिए कि किस कैटेगरी में आप अपने आप को रख रहे हैं। पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करना, 13+ या उससे ऊपर की श्रेणी के लिए OTT प्लेटफॉर्म पे पेरेंटल लॉक का फीचर देना होगा, और ए श्रेणी के कंटेंट के लिए आयु को वेरीफाइड करने का बेहतर मैकेनिज्म तैयार करना होगा। पेरेंटल लॉक मतलब होता है कि पेरेंटल लॉक यानी आपके पिताजी या माताजी या जो आपके पेरेंट है उसमें वो लॉक की व्यवस्था कर सकें। जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, मान लेते हैं हॉटस्टार है, तो हॉटस्टार में कोई मूवी अगर आपको देखना है, जो मूवी 13+ की श्रेणी में आता है, तो ऐसे कंडीशन में पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करना चाहिए। यानी वो कंटेंट तभी खुलेगा जबकि आपके माता पिता जो है उसको लॉक कर सकते हैं, या वो यूजर नेम पासवर्ड दे तभी वो जाकर खुलेगा। साथ ही साथ ए श्रेणी के कंटेंट के लिए आयु को वेरीफाइड करने का बेहतर मैकेनिज्म होना चाहिए कि यानी कोई वयस्क है या नहीं है। कोई बच्चा मान लो वयस्क सामग्री की कैटेगरी को देख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे वेरीफाई किया जाए, इसके लिए आप बेहतर मैकेनिज्म तैयार कीजिए। इसी तरह से डिजिटल मीडिया पे समाचार प्रकाशकों हेतु प्रोविज़न किया गया। डिजिटल मीडिया में कई सारे डिजिटल मीडिया हैं, जैसे आप ललन टॉप देखते होंगे, काफ़ी फेमस डिजिटल मीडिया है। तो पहला उसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि भारतीय परिषद के पत्रकारिता मापदंड के आधार पे आपको मानक तय करना होगा। और दूसरा है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियम अधिनियम 1955 के तहत कार्यक्रम पे नज़र रखनी होगी, ताकि ऑफलाइन और डिजिटल मीडिया को एक समान वातावरण दिया जा सके। यानी मान लेते हैं कि कोई जो नॉर्मली टीवी पे आप देखते होंगे, कोई न्यूज़ देखते होंगे, तो उसका जो मापदंड है वही मापदंड अब डिजिटल मीडिया के लिए लाया जाए, और उसका मापदंड होता है भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण मापदंड और केबल टेलीविज़न नेटवर्क विनियम 1955 के तहत जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न अब डिजिटल मीडिया के लिए भी लागू किया गया। शिकायत निवारण तंत्र, अब देखो शिकायत निवारण तंत्र की भी इसमें भी व्यवस्था किया गया। डिजिटल मीडिया आप हैं, आपको भी एक शिकायत निवारण तंत्र अधिकारी की नियुक्ति करना होगा, और जो शिकायत मिलेगा उस शिकायत के लिए आपको जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। 15 दिन के भीतर उस शिकायत का निदान आपको करना होगा। साथ ही साथ निगरानी तंत्र, सूचना प्रसारण मंत्रालय एक निगरानी तंत्र विकसित करेगा जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने का काम करेगा, और आचार संहिता और सहित 100 विनियमित संस्था हेतु एक चार्टर का प्रकाशन करेगा। ये शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन करेगा। यानी बेसिकली अगर आप देखो तो ये तीनों ही प्रोविज़न, तीनों ही सेक्टर जो हैं, पहला सेक्टर जो हमने डिस्कस किया है सोशल मीडिया, जिसमें आपको यूट्यूब आ गया, जिसमें आपको ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया या इंस्टाग्राम आ गया। दूसरा हो गया OTT प्लेटफॉर्म, जिसमें हॉटस्टार हो गया, सोनी लिव एप्लीकेशन हो गया, या अन्य एप्लीकेशन अमेजोन वगैरह हो गया। और तीसरा हो गया डिजिटल पत्रकारिता हो गया, डिजिटल समाचार पत्र हो गया, जिसमें आपको ललन टॉप वगैरह हो गया। तो ये तीनों के रेगुलेशन करने के लिए बेहतर मापदंड की व्यवस्था किया गया था IT एक्ट 2021 के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
सेकेंड पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। नॉर्मली सेकेंड पेज का जो न्यूज़ होता है वो दिल्ली से संबंधित होता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। थर्ड पेज को एक बार पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है भारत जापान के बीच में संबंधों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे। भारत जापान संबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या को लेकर के मैं नीचे डिस्कस करूँगा, और लगातार चर्चा हो रही कि जापान बूढ़ा हो रहा है। जापान की एवरेज आयु जो है वो 45 प्लस है, यानी जापान में बूढ़े लोगों की संख्या अधिक बढ़ रही है। भारत में एवरेज आयु जो है लगभग 28 वर्ष के आसपास है। तो भारत युवा देश है। भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम लोगों की है। तो ऐसे कंडीशन में क्या जापान जाकर के भारत के लोग अपनी सेवा दे सकते हैं, इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है जापान और भारत के बीच में। तो कई सारे संबंध हम जापान को लेकर के बना रहे हैं, नए नए मापदंड तय हो रहे हैं। इसको लेकर के यूपीएससी ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछा, और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया जापान जब मैं संबंध डिस्कस करूंगा तो मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। इसको भी एक बार देख सकते हैं। विवादित है जमीनों तो खरीदारों को पहले ही पता चल जाएगा। सरकार ने ई अदालतों को भूमि रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से जोड़ने की योजना बनाई है, जिससे वास्तविक खरीदारी का पता चल सके। भूमि को लेकर के देश में कई सारे विवाद होते हैं, और इस विवाद का समाधान डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा है, तो एक बार इसको देख सकते हैं। देखो एक बार यहाँ पे एक इसको देख लेना। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है कि रूसी नौसेना दिवस मनाया जाएगा आपको 22 से लेकर के 27 जुलाई के बीच में, और इसमें शामिल होने के लिए हमारे देश से जो ये गया हुआ है, इसका कहते हैं INS तबर। तो INS तबर जो है नौसेना है, नौसैनिक शिप है, ये भाग लेगा रूसी नौसेना दिवस के मौके पे। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो डिस्कस करना मुझे आपसे, कि पुदुचेरी में राजक मंत्रिमंडल में एक महिला समेत 5 मंत्री शामिल। अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में 3 स्टेट ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ पे विधानसभा भी है। पहला तो आप सभी को पता होगा दिल्ली में विधानसभा भी है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा हो गया पुदुचेरी में भी विधानसभा है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। और तीसरा ऐसा स्टेट हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अभी आपको पता चल रहा होगा कि जम्मू कश्मीर का अभी जो है परिसीमन हो रहा है। परिसीमन होने के बाद वहाँ पे चुनाव होगा। तो जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे भी विधानसभा का प्रोविज़न किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी फंस सकते हैं अनिल देशमुख। देखो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे या किसी भी चीज़ में फंसे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का भारत में जिक्र होगा तो एक संस्था आपके लिए, आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए, वो संस्था है ईडी। यहाँ पे देखो दिया हुआ ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। तो प्रवर्तन निदेशालय के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना जो है 1 मई 1956 को किया गया। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन करेंसी, एक सेकेंड, ओके, फेरा FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में एक्ट आया था। इस एक्ट के द्वारा जो है ईडी की स्थापना किया गया। ईडी की स्थापना बेसिकली जो है फॉरेन करेंसी जो है उसको एक्सचेंज को लेकर के किया गया, उसके एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए किया गया, तथा इसका विनियम नियंत्रण कानून के उल्लंघन निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के तहत प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किया गया। ईडी का स्थापना आर्थिक विभाग के तहत किया गया। फेरा 1947 को 1973 के कानून के द्वारा विस्थापित किया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में जो कानून आया था उसको 1973 में रिप्लेस कर दिया गया। और अब जो है 1 जून 2000 को इसको फेरा को फेमा बना दिया गया। FERA को जो है फेमा बना दिया गया, FEMA बना दिया गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया। पहले रेगुलेशन एक्ट था, अब मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया।
ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में और दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ईडी का, वो है नई दिल्ली में, और 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में। बेसिकली ईडी जो होता है 2 एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन लेने का काम करती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है फेमा एक्ट 1999 और दूसरा है PMLA एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये 2 एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के ईडी एक्शन लेगा। मतलब अगर इस केस में अगर ईडी इन्वॉल्व है तो ये समझ लो कि ये इसी दोनों एक्ट के उल्लंघन के कारण जो है अनिल देशमुख जी पे जो है ईडी ने एक्शन लिया है। तो जब भी इस तरह की संस्था का जिक्र आए, चाहे CBI हो, ईडी हो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, NCB हो, तो इसके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। जैसे NIA हो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो NHRC की टीम ने सुनी पीड़ितों की व्यथा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर के ईडी की टीम गई है बंगाल में। वहाँ पे जो पीड़ित हैं उस पीड़ित लोगों का जो है इंटरव्यू लिया है, उससे बात किया है, उनकी व्यथा सुनी है। तो यहाँ सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है NHRC को लेकर के एक अलग से वीडियो हमने बनाया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जाकर के देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। इनफैक्ट जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी मन की बात करते हैं उसको जरूर सुने। वो जो है एक तरह से आपकी रूपरेखा तय करेगी। आपका जो कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न चल रहा है या इम्पोर्टेंट विजन चल रहा है देश का, उसकी रूपरेखा तय करेगी। आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो तय करेगी। तो इसको ज़रूर एक बार देख लें या जा करके सुन लेना मन की बात। कोरोना वाले पेज को भी नॉर्मली आप छोड़ सकते हैं। अब देखो ये मुद्दा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या पॉलिसी को लेकर के आज मैं डिस्कस करूँगा। एक एडिटोरियल दिया हुआ नीचे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट देश में चल रहा है और लगातार देश भर में चर्चा चल रही है कि जनसंख्या पॉलिसी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए या देश में नई जनसंख्या पॉलिसी किस तरह से लाया जाए। नीचे मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक मंडे को एक टॉपिक विशेष पे पूरा पेज डेडिकेटेड होता है और आज का पेज है जनसंख्या नियंत्रण। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग को मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, कि खिलौना उद्योग को लेकर के एडिटोरियल जो मैं लेकर आ रहा हूँ शाम में पिछले वीक मैंने 4 से 5 एडिटोरियल देखे हैं खिलौना उद्योग को लेकर के। तो मैं वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा खिलौना उद्योग को लेकर के क्या प्रोविज़न है। अभी जो है खिलौना उद्योग का वैश्विक बाजार है वो $100 बिलियन है। भारत अपने 80% खिलौना का आयात विदेशों से करता है। तो ऐसे कंडीशन में खिलौना के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों, इसको लेकर के सरकार काम कर रही है। क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, मैं शाम में या कल एडिटोरियल सेक्शन जब मैं लाऊंगा तो उसमें डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। देखो मानव संसाधन के सही उपयोग का समय। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मानव संसाधन जो है एक समय में भारत के लिए समस्या था, काफ़ी समस्या का कारण था 1950 से लेकर के 80-90 तक के समय। उसके बाद मानव संसाधन जो है वो उतनी समस्या नहीं रही और वर्तमान में फिर समस्या क्रिएट हो गई है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा रिसोर्सेज कम होगा, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर जो मानव है, जो नई जनसंख्या आ रही है, उसको हम कौशलता देना शुरू करते हैं, उसको हम अच्छा कौशल बना देते हैं, उसको हम हर एक चीज़ का नॉलेज दे देते हैं, टेक्निकल नॉलेज देते हैं, हर एक नॉलेज दे देते हैं, और ऐसे कंडीशन में उसे हम भेज देते हैं जापान जैसे देश, जहाँ जो देश बुजुर्ग हो रहा है, या विश्व के कई देश में हम जाकर के उनको भेज दें, तो ऐसे कंडीशन में वो भारत के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से विश्व में अभी भी सबसे अधिक रिमिटेंस इंडिया को प्राप्त हो रहा है। उसका रीजन जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा बाजार तंत्र है। तो विश्व के देश भारत में अट्रैक्ट होते हैं, उसके कारण भी एक जनसंख्या है। लेकिन सबसे जो वर्तमान में सबसे नेगेटिव जा रहा है जनसंख्या को लेकर के, वो जा रहा है कौशल।
कौशल था, जहाँ पे दक्षिण कोरिया जैसा देश, वहाँ की 92% कार्यशील जनसंख्या जो है वो कौशल युक्त जनसंख्या है, वहीं भारत की महज 2% जनसंख्या ही कौशल युक्त जनसंख्या। अगर जो भारत की 2% जनसंख्या जिसके पास उचित कौशल है, इसको हम बढ़ा करके 50% से अधिक कर दें तो हमारे लिए जनसंख्या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में प्रतिदिन 70,000 एक मिनट में 511 और सॉरी एग्जैक्ट एक सेकेंड, ओके, भारत में प्रतिदिन 70,000 बच्चे का जन्म होता है, एक मिनट में 51 बच्चे का जन्म होता है। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड है कुछ। जनसंख्या नियंत्रण जो है और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। संविधान समीक्षा रिपोर्ट आया था 2002 में, केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सलाह दिया था। बहुत समय पहले जब संविधान को समीक्षा करना था, वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग बना था, जिसने कहा था कि जनसंख्या को लेकर के कानून बनाइए। अब जनसंख्या नियंत्रण पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में जांच कर रही है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून बनाया जाना चाहिए अथवा नहीं। आज़ादी के समय में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो आज 135 करोड़ से अधिक है, यानी लगभग 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारा बढ़ा है पिछले 70 वर्ष में। अब देखो, जनसंख्या को लेकर के कुछ कारण बताए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। इस डाटा को कहीं कोट कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अशिक्षा, इलिटरेसी। सबसे अधिक साक्षर जो है हमारे देश में, सबसे अधिक साक्षर कौन सा है? वो केरल है, और केरल राज्य की दशकीय वृद्धि है 4.9%, यानी 10 साल में केरल की जनसंख्या 4.9% बढ़ी है। सबसे कम साक्षर कौन है? बिहार, और बिहार की दशकीय वृद्धि है 25.1%, यानी 10 साल में जितना केरल की जनसंख्या बढ़ी है उससे लगभग 5 गुना अधिक बिहार की जनसंख्या बढ़ी है। क्यों? कि बिहार में अशिक्षा काफ़ी है। तो देख सकते हो, केरल शिक्षा में टॉप पे है, इसलिए उसकी दशकीय वृद्धि जनसंख्या की काफ़ी कम है, और बिहार शिक्षा में काफ़ी कम है, इसलिए दशकीय वृद्धि बिहार की काफ़ी ज़्यादा है। ये शो करता है कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा मापदंड है, जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा डाटा दिया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, गरीब महिला जो होती है उसकी प्रजनन दर 3.2 होती है, और वहीं पे अमीर महिला की प्रजनन दर 1.5 होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 12वीं या अधिक शिक्षा वाली महिला 1.7 औसत उसके बच्चे हैं, और बिना शिक्षा वाली महिला का औसत बच्चा है 3.1। अब देखो, इसको बिगर सेंस में आप देखो, मान लेते हैं कि 1 करोड़ महिला है जो जिसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इलिटरेट हैं, तो 1 करोड़ महिला को लगभग होगा 3.1 करोड़ बच्चे होंगे। और दूसरी तरफ 1 करोड़ जो है 12वीं पास या अधिक शिक्षित महिला है, तो उसके होंगे 1.7 करोड़ बच्चे। तो सोचो कितना डिफरेंस हो जाएगा, लगभग 140 लाख के आसपास डिफरेंस होगा, यानी 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का डिफरेंस होगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है शिक्षा में और अशिक्षा में। अब देखो, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। सबसे पहला डाटा दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र के द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 का। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है 2027 तक चीन को पछाड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा, यानी 2027 में हम चीन को क्रॉस कर रहे हैं। 2019 में भारत की लगभग 1.37 बिलियन पॉपुलेशन थी, जबकि चीन की 1.43 बिलियन पॉपुलेशन है, यानी चीन हमसे महज अभी 6 या 7 करोड़ जनसंख्या चीन की अभी हमसे ज़्यादा है। 2050 तक भारत की कुल आबादी 1.64 बिलियन हो जाएगा, यानी 164 करोड़ हो जाएगा। अब देखो, जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव होंगे। सबसे पहले, ग्लोबल भूख सूचकांक 2019 में 18 करोड़ लोग भारत में भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं, यानी भारत में जो कुपोषण की समस्या है 94th पोजीशन पे हम हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 18 करोड़ हमारे यहाँ खाना रात में खा नहीं पाते हैं, उसका रीज़न है जनसंख्या वृद्धि।
कुपोषण से मरने वाले की संख्या विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। कुपोषण की संख्या विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। आबादी अधिक बढ़ेगी तो भूमि घटेगा, राइट। भारत में जो भूमि का साइज अगर आप देखोगे तो विश्व में सबसे छोटा साइज है। उसका रीज़न है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए जो हम यांत्रिक कृषि नहीं कर पाते, मशीनीकृत कृषि हम नहीं कर पाते जिस तरह से अमेरिका के लोग करते हैं। गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा जनसंख्या के कारण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट होगी। और इस न्यूज़ में अगर आप दिया हुआ इसको देखोगे कि हाल में ही बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय जो भारत को क्रॉस कर गया, बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में है 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और भारत की है 1.41 लाख प्रति व्यक्ति। तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश हमको क्रॉस किया, उसके पीछे भी जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस जो है एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इसका कहना था कि जिस तरह से जो जनसंख्या का जो विकास होता है वो होता है दोगुना होगा, दोगुना से 4 गुना होगा, 4 गुना से 8 गुना होगा, 16 गुना होगा, 32 गुना होगा। इस तरह से जो है मल्टीपल्स टाइम में जो है जनसंख्या बढ़ता है, गुणात्मक रूप से जनसंख्या का विकास होता है। लेकिन संसाधनों की गति समान रूप से बढ़ती है, जो हमारे पास संसाधन है वो समान रूप से बढ़ेगा या घटेगा ही नॉर्मली। अब देखो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहला उपाय ये किया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम जो है विवाह की आयु उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि देश भर में चर्चा चल रहा है कि महिलाओं के विवाह की आयु भी बढ़ाया जाए। शिक्षा में सुधार करना होगा तथा लोगों को अधिक बच्चे को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। भारत में अनाथ बच्चे की संख्या काफ़ी अधिक है, तो ऐसे फैमिली अनाथ बच्चे को गोद ले सकती है। इससे भी हम जनसंख्या नियंत्रण को काबू कर सकते हैं। भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना गया। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में मेंटलिटी है कि पुत्र होना चाहिए, उसको लेकर के हम जो है लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं। लैंगिक भेदभाव को हम कम कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को हम कम कर सकते हैं। भारतीय समाज में अधिक से अधिक दंपति जो है संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है। इसके बिना संपत्ति को हे दृष्टि से देखा जाता है, दंपति को हे दृष्टि से देखा जाता है। यदि ये हम सोच बदलने में सहायक हुआ, यानी जो व्यक्ति को संतान नहीं होता उसको समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है, इस सोच को भी हमें बदलना होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों की जागरूकता का अभाव है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में फिर पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है और शहरी क्षेत्रों को कंपेयर, तो लोगों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता का अभाव है, तो हमें ये जागरूकता भी फैलाना होगा। सरकार ने ऐसे विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन किए जाने की ज़रूरत है जो परिवार नियोजन पर ध्यान दें तथा छोटे बच्चों को प्राथमिकता दें। इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है इस एडिटोरियल में कि जिसको मान लो एक ही बच्चा है तो उसको ज़्यादा रेफरेंस दीजिए, जिसको 2 बच्चा है उसको उससे कम रेफरेंस दीजिए, जिसको 3 बच्चा है उसको रेफरेंस समाप्त कीजिए। अब भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या जो है अशिक्षा से दूर है, परिवार नियोजन के लाभों को अवगत नहीं है, तो रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इसके माध्यम से जो है आप जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेसिक काम किया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीन की तरह हम भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भारत में करें या नहीं करें। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जैसे यहाँ पे 6 कंपनियों का एम कैप 1.11 लाख करोड़ बढ़ा। एम कैप होता मतलब मार्केट कैपिटल होता। तो यहाँ पे कोई खास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा। अब देखो जूट के धागे से बने कारपेट दुनिया भर में बढ़ रही है मांग। तो जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है और वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार का नंबर है। तो जूट को लेकर के एक सरकार नीति लाई थी, मुझे जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जूट को लेकर एक एक्ट आया था, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, और इसमें पिछले वर्ष आई थिंक 2019 में सरकार ने ये प्रोविज़न किया कि जो फूड ग्रेन है, मान लो गेहूँ का बोरा हो गया या चावल का बोरा हो गया, तो इसमें 100% जो है वो जूट के द्वारा तैयार किया गया बोरा में पैक किया जाना चाहिए। यानी फूड ग्रेन को पैक किससे किया जाएगा, वो जूट के बने बोरा से पैक किया जाएगा। और शुगर मटेरियल जो है, यानी जो चीनी वगैरह का है, उसमें 20% चीनी वगैरह के बोरा को जूट से पैक किया जाएगा। क्लियर है।
तो ये सरकार ने प्रोविज़न किया कि जो फूड ग्रेन है यानी गेहूँ, चावल, आटा, दाल वगैरह, इसमें 100% जो है इसका पैकेजिंग जो होगा इसके बोरा का, वो जूट के बने बोरा से पैकेजिंग होना चाहिए। और शुगर जो है, चीनी वगैरह की जो सामग्री है, वो 20% जूट से पैक होना चाहिए। इसको लेकर के लगातार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चीन में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, चीन के सिंजियान प्रांत में किस तरह से उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के न्यूज़ है, एक बार देख सकते हैं। अभी अमेरिका में इसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया और इसको भी एक बार ज़रूर देखें। देखो, दलाई लामा जो है एक व्यक्ति नहीं, एक पद है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद होता है और उस पर बैठे व्यक्ति अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, उसी तरह से ये दलाई लामा जो है ये एक व्यक्ति, एक पद है। और इस पद पे बैठे हुए व्यक्ति ये जो हैं, ये हैं, इसका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। अब नए दलाई लामा का सिलेक्शन करना है, इसको लेकर के चीन का कहना है कि मैं दलाई लामा का सिलेक्शन करूंगा। और ये जो पुराने दलाई लामा जो भारत में रहते हैं, भारत की धर्मशाला में रहते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, मैं खुद जो है दलाई लामा का सिलेक्शन करूंगा। तो देखते हैं इसको लेकर के क्या होता है। अब देखो, तालिबान को लेकर के मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया था। तालिबान जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है 11 सितंबर 2021 तक, ऐसे कंडीशन में तालिबान का प्रभुत्व अफगानिस्तान में बढ़ना तय है और तालिबान के साथ पाकिस्तान का अच्छा संबंध है। तो तालिबान जो है, जो युद्ध वगैरह में जो हथियार जीता था उसको पाकिस्तान पहुंचा रहा है। तो भारत के लिए खतरे की घंटी है। तालिबान का पाकिस्तान के पक्ष में जाना भारत के लिए खतरे की घंटी है और तालिबान को बनाया ही था पाकिस्तान ने। तो इसलिए आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तालिबान पाकिस्तान के पक्ष में नहीं जाएगा। डेल्टा वेरिएंट का मुकाबला को WTO के साथ मास्क भी जरूरी। WTO ने कहा कि मास्क और टीका दोनों ही जरूरी है, नहीं तो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी मुश्किल क्रिएट करेगा। कोरोना के एक नया वेरिएंट है। WTO ने नामांकन अभी कर दिया है कि जो है अब इसको चीनी वायरस नहीं कहा जाएगा या इंडियन ओरिएंटेड वायरस नहीं कहा जाएगा, या नहीं तो इसको कभी हम लोग कह देते हैं थाई वायरस कह देते हैं, ऐसा नहीं कहा जाए। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है इसका मुकाबला करने के लिए मास्क और टीका लगाना ज़रूरी है। मैं भी कहता हूँ अगर आपने मास्क यूज करें रेगुलर और टीका नहीं लगाया तो टीका जाकर के जरूर लगा दें। अब देखो, यूपीएससी अगर 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो समझौता हुआ था ईरान के साथ में, तो इसके जो भी सिग्नेटरी कंट्री है उस सिग्नेटरी कंट्री में जा कर के ये वहाँ के जो है परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करता है। यानी ये जो ISA है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये अगर आप इसके सिग्नेटरी हैं तो आपके जो है यहाँ पे जो ऊर्जा का स्रोत है, परमाणु ऊर्जा का स्रोत है, जैसे भारत में मान लो काकरापाड़ा है, ठीक है, या भारत में कोई अन्य संयंत्र है, तो वहाँ पे जाकर के निगरानी करने का बेसिकली काम करता है। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जल्द ही मैं पिछले वीक का यानी मंडे से लेकर के संडे तक, कल तक का जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसका एनालिसिस अपलोड कर दूंगा। वीडियो को निश्चित तौर पे देखें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।